Hello guys, this is Swati and finally I completed Stranger Things सीज़न 4 वॉल्यूम 1। बहुत बड़े बड़े एपिसोड्स थे। वॉल्यूम 1 में 7 एपिसोड्स थे एंड दे वर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एपिसोड्स वर मोर देन 1 आवर, सो काफ़ी टाइम टेकिंग थे। एंड जो इसका वॉल्यूम 2 रिलीज़ होगा वो 1 मई को 12 बजे रिलीज़ होगा। वॉल्यूम 1 27 मई को 12 बजे रिलीज़ हुआ था एंड 1 मई को सेकेंड वॉल्यूम इसका रिलीज़ होगा ऑलमोस्ट 12 बजे नेटफ्लिक्स पर। और उनके बारे में मैंने पढ़ा है जो 8th और 9th एपिसोड हैं कि जो 8th एपिसोड होगा वो 1 आवर 20 मिनट्स का होगा एंड जो लास्ट एपिसोड होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट का होगा। बहुत ही एक मूवी टाइप का बड़ा एपिसोड होगा। और इन्होंने जो इतनी लेंथ एपिसोड्स की ली है, बनाई है, वो वर्थ लगती है क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। सारे कैरेक्टर्स बहुत टाइम लेकर बिल्डअप कर रहे हैं। जो नए कैरेक्टर्स आए हैं उनको भी बिल्डअप होने का टाइम मिल रहा है। हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं टाइम की वजह से। कहीं कहीं पर थोड़ा सा स्ट्रेची लगता है कि वो भी स्टार्टिंग में जब एक बास्केटबॉल टीम का दिखाते हैं जो स्कूल में चल रहा होता है, हाई स्कूल में, बस वो थोड़ा सा मुझे लगा है एग्जैजरेट किया गया है, वो चीज़ काट सकते थे। बाकी फिर भी वो भी देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे ही सही स्लो चलती हैं थोड़ी सी, और बट स्टार्टिंग में एपिसोड्स में थोड़ी चीज़ें स्लो चलती हुई महसूस होती हैं, लेकिन जैसे एंड ऑफ द एपिसोड आता है एक फाइनली एक ट्विस्ट होता है, एक ड्रामेटिक चीज़ होती है और वो हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसमें, फिर हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स की बात है। और मेरा एपिसोड 4th बहुत फेवरेट है। तो इसमें इन्होंने क्योंकि बहुत सारी स्टोरी लाइन चल रही हैं, बहुत अलग अलग जगह पर स्टोरीज़ चल रही हैं, और अभी तक जो वॉल्यूम 1 है इसमें सारे लोग एक जगह में मिले नहीं हैं, और जिसकी वजह से शायद इतने बड़े बड़े एपिसोड्स बनाने पड़े होंगे। तो बात करते हैं प्लॉट की। स्टोरी लाइन अलग अलग मैं आपको बताती चलूँगी। तो सबसे पहले जो वो जॉयस है वो अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि विल और जोनाथन के साथ, एल के साथ जो अब जेन के नाम से स्कूल में पढ़ती है, उसको लेके कैलिफोर्निया चले गए हैं। और वहाँ लियोनर नाम की जगह है जहाँ पर रहते हैं। और इधर हॉकिंस में माइक, डस्टिन, लूकस ये रह गए हैं, और जिन्होंने हॉकिंस का हाई स्कूल ज्वाइन किया है। मैक्स भी है यहाँ पर जो बिली की सिस्टर थी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि यहाँ हॉकिंस में क्या हो रहा है, तो हॉकिंस में हाई स्कूल में दिखाते हैं कि जो लूकस है अब वो बास्केटबॉल टीम इसने ज्वाइन कर ली है, और वो फेमस क्राउड को ज्वाइन करा है, पॉपुलर क्राउड को ज्वाइन कर लिया, और अब उन्हीं में मिक्स होना चाहता है और पॉपुलैरिटी थोड़ा सा गेन करना चाहता है, फिट इन होना चाहता है हाई स्कूल में। और ऑन द अदर हैंड जो माइक एंड डस्टिन है वो उन्होंने हेलफायर क्लब है जिसमें D&D, वही डंजन्स एंड ड्रैगन्स वाले गेम खेलते हैं। तो एडी मनसन नाम का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि एंड तक रहेगा। उसके साथ इस क्लब को ज्वाइन करते हैं, और साथ ही साथ जो लूकस की छोटी सिस्टर है वो भी आ जाती है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, जब एक प्लेयर कम पड़ता है, क्योंकि लूकस अब बास्केटबॉल टीम में है और वो उसका मैच है जिस दिन इन लोगों को ये गेम खेलना है, तो उसकी जो सिस्टर है वो आ जाती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है, बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट लाती है, काफ़ी स्मार्ट लगी है। जैसे कि वो पहले सीजन्स में भी दिखाते थे उसे, जब भी उसका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी फील होता था जब भी उसका सीन आता था। और इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं दोनों तीनों की जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ी सी अलग होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लूकस चाहता है कि वो इन लोग के बास्केटबॉल गेम में आए, बट यहाँ पर वो लोग उस साइड रहते हैं, एडी की साइड रहते हैं, और इतना ज़्यादा उन लोगों में थोड़ी सी ऐसा लगता है कि दूरियाँ बढ़ रही हैं। एंड उधर की बात करते हैं जो कैलिफोर्निया में चले गए हैं जॉयस। तो जॉयस को एक रशियन डॉल रिसीव होती है, पोर्सलेन डॉल रिसीव होती है, और उसमें एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें पता चलता है कि जो हॉपर है वो अभी ज़िंदा है एंड ही इज़ इन द रशियन जेल। और उसको छुड़ाने के लिए $40,000 डिमांड रखी है। एक एंजो नाम का जो है मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और उसने उन लोगों को अलास्का बुलाया है, और वहाँ पर इन लोगों को उसे पैसे देने हैं। देन वो वहाँ पर एक मीडिएटर है बीच में, यूरी नाम का, उसके थ्रू हॉपर को वहाँ पर भेज देगा। और ये लोग फ़ोन भी करते हैं उसको, और काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई गई हैं। देन
एक जो 11 है इसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में। इन लोगों ने नई जगह पे स्कूल ज्वाइन किया है और 11 को वहाँ पर जो है जेन को लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको बुलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे एंजेला नाम की एक बहुत ही मीन गर्ल दिखाई गई है जो उसको हर तरीके से बुली करती है, उसको उसकी फादर के लिए भी बुली करती है जब वो एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है। और सबसे अजीब चीज़ ये लगी कि वहाँ पर जितने बच्चे थे सब एंजेला का साथ दे रहे थे और कोई भी स्टेप अप नहीं कर रहा था जेन के लिए, तो वो बहुत ही ऑड चीज़ लग रही थी। एंड जेन वहाँ पे एक और बहुत अजीब चीज़ होती है कि जब एंजेला उसको बहुत ज़्यादा बुली करती है तब जेन अपना वो पावर वाला एक्शन करती है, बट अभी वो उसकी पावर लूज़ हो गई है। एक जिस तरीके से स्पाइडरमैन में दिखाया था कि स्पाइडरमैन की पावर लूज़ हो जाती है, एक साइकोसोमैटिक चीज़ होती है उसकी वजह से। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इसके साथ जो ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से उसने अपनी जो चीज़ें हैं वो दबा दी हैं और जिससे जो उसकी पावर है वो भी दब गई है और अब वो उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। एंड इसका ही पूरा एक और स्टोरी लाइन इसकी चलेगी जिसमें एक नया रिटर्न ऑफ दो डॉक्टर बैनर थे उनका होगा, जो उसको पापा कहती थी, और वो आएंगे और फिर बहुत सारे स्टिमुलेशंस के थ्रू एक स्पार्क जगाना चाहेंगे एल के अंदर जिससे उसकी पावर फिर से वापस आ जाए। और जो एल है वो माइक एल से मिलने के लिए आता है स्प्रिंग्स में एंड वेकेशंस में, और जो एल है वो उससे बहुत ओपन नहीं होती है, वो उसको सब कुछ बताती नहीं है। वो कहती है एंजेला मेरी फ्रेंड है और ये स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, और झूठ बोलती है कि मैं बहुत सारी पार्टीज़ में जाती हूँ। वो ये नहीं चाहती है कि और जिससे विल जो है वो बहुत गुस्सा रहता है, उसको लगता है कि जेन ऐसा क्यों कर रही है, वो विल को सही सही चीज़ें क्यों नहीं बता रही है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि जो माइक है और जो विल है इनमें भी थोड़ी दूरियां आ गई हैं, वो एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं। विल कहता है कि तुमसे इतना क्लोज़ नहीं हूँ और तुमने मुझे इतने दिनों से तुम भाग गए और तुमने मुझे कभी भी लेटर्स नहीं लिखे, कभी भी तुम इतना ज़्यादा एल को लेटर्स लिखते हो। और उधर एल कंप्लेन करती है माइक से कि अब तुम मुझे आई लव यू नहीं लेटर्स में लिखते हो, हमारे अंदर इतनी नहीं अब कंपैटिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये सब जो टीनेज कन्फ्यूजन चल रहा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब एंजेला एक्सट्रीम जो चीज़ें एक बुलिंग स्टार्ट कर देती है जेन के लिए एल के लिए, तो एल उसको स्केटबोर्ड से मारती है और जिसकी वजह से उसको इंजरी आ जाती है और वो पुलिस कंप्लेन होती है। पुलिस कंप्लेन से जो जेन है उसको जाना पड़ता है जेल में, और क्योंकि जॉयस को वो पोर्सलिन डॉल मिली थी और उसको अलास्का जाना था तो वो मरे को बुलाती है और उसके साथ अलास्का जाती है और अपने बच्चों को सारा कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि पूरे टाइम उसका कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है बच्चों से, और बच्चे अपने मन का कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं और वो वहाँ पर उसको हॉपर को छुड़ाने के लिए चली गई है अलास्का। इवन अलास्का के बाद वो रशिया भी जाती है। सो यहाँ पर बच्चों को ऑन देयर ओन छोड़ के वो चली जाती है। और जो बहुत इजीली हो सकता था कि जेन जब पुलिस स्टेशन गई अरेस्टेड हुई तो अगर कोई पेरेंट होता, गार्डियन होता, तो एटलीस्ट वो किसी को बता के भी नहीं जाती एज अ गार्डियन कि हाँ बच्चे हैं इनको देख लेना, बस जोनाथन के और अर्गाइल के उससे छोड़ के चली जाती है। सो यहाँ पर फिर वो अरेस्ट हो जाती है जेन, और जॉयस चली गई है अलास्का के लिए, और यहाँ पे विल एंड जोनाथन और अर्गाइल जो है ये तीनों घर पे हैं, माइक भी है। और फिर एकदम से दिखाते हैं कि FBI वाले आ रहे हैं, और नहीं एक जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ पता चलता है और वो जेन के पास आते हैं और उसको वहाँ से जो अरेस्ट हो गई थी उसको वहाँ से ले जाते हैं और बोलते हैं कि उसे समझाते हैं कि ये यहाँ पर एक चीज़ तुम्हारे यहाँ हॉकिंस में हो रही है और उसको तुम ही रोक सकती हो, एक वायरस टाइप का फैला हुआ है और उसको तुम ही रोक सकती हो, और उसके लिए तुम्हें फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम्हारे पावर्स को फिर से इन्वोक किया जाएगा, जगाया जाएगा, और इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना है। फाइनली जो है जेन डिसाइड करती है कि हाँ शी वॉन्ट्स टू गो विद हिम। फिर वो उसको लेके नवाडा चले जाते हैं। इधर हॉकिंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जिसके बारे में वो डॉक्टर बता रहे थे वो ये है कि हॉकिंस में क्रिसी नाम का कैरेक्टर होती है जिसको दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन हो रहे हैं। वो एक खड़े खड़े एक ट्रांस स्टेज में चली जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और उसको हेडेक्स हो रहे हैं। वो एक अपने स्कूल में जो काउंसलर हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर रही है और उसको जो है बहुत अजीब फील होता है। तो उसके लिए वो एडी जो हेल फायर क्लब का मेंबर था, इवन हेड था, जिसके साथ डस्टिन एंड
वो माइक थे उसके पास जाती है और वो थोड़ा सा जो है देता है वो ड्रग्स एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, वो कुछ हार्ड चीज़ चाहती है, वीड वीड एग्जैक्टली, शी वॉन्ट्स वीड विद हिम फ्रॉम हिम। और वो जब उसको वीड के लिए देता है कि ठीक है तुम ले लो इसे और पैसे बताता है, तब वो कहती है मुझे कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए, और उस चीज़ के लिए वो कहता है कि मेरे ट्रेलर चलते हैं और वहाँ पर रखा है वो तुम्हें देंगे। वो उसके साथ जाती है जिस दिन बास्केटबॉल का मैच होता है, और बास्केटबॉल इनके कॉलेज की टीम जीत जाती है, और जीतने की वजह से सब इनका उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जेसन, जो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है, वो सारे सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। ये इधर एडी के साथ ट्रेलर में आ जाती है, और एडी जब अंदर ढूंढने के लिए वो जाता है जो भी ड्रग्स होती है, और ये एकदम ट्रांस में चली जाती है, और जब एडी बाहर आता है उसी के सामने ये हवा में उड़ने लगती है, इसके पूरी फिज़िकल बॉडी एकदम डिफॉर्म हो जाती है, हाथ बेंड हो जाते हैं, आंखें अंदर सक हो जाती हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से एकदम सूख कर ये ज़मीन पे गिर जाती है। ऐसा लगता है जैसे एग्जॉर्सिज्म में जैसे डीमन दिखाते हैं हॉरर मूवीज़ वगैरह में, उस तरीके का इसको हो रहा होता है, जिसे देखकर एडी बहुत डर जाता है और भाग जाता है। साथ ही साथ मैक्स थी, उसका कैरेक्टर भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वो अभी अपनी चीज़ों से कोप अप नहीं कर पा रही है, जो बिली की डेथ हुई थी, और उसको बहुत सारे सपने आते हैं। वो भी काउंसलर को कंसल्ट कर रही है, बट ओपन अप नहीं होती है, कभी भी बताती नहीं है, और बहुत ही पजल रहती है, रात में नींद नहीं आ रही है। उसकी मदर और ज़्यादा डिप्रेस है, वो अल्कोहलिक टाइप की हो गई है, और मैक्स देखती है इसको क्रिसी को एडी के साथ, और बाद में एडी को भागते हुए भी देखती है। फिर सुबह मॉर्निंग में पता चलता है, सारी पुलिस वगैरह आ जाती है। जब उसके अंकल आते हैं, क्योंकि एडी अपने अंकल के साथ ट्रेलर में रहता था, जब उसके अंकल आते हैं तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। एडी तो भाग चुका होता है वहाँ से। क्रिसी की डेड बॉडी वहाँ से रिकवर होती है। देन जो ये मैक्स है, ये डस्टिन के पास जाती है और बताती है कि मैंने रात में क्रिसी को एडी के पास आते हुए देखा था, ये लोग साथ में थे, एंड अब एडी भागा है, और कहती है कि सबको ऐसा लगता है कि एडी मेन सस्पेक्ट है। साथ ही साथ इधर नैन्सी जो है जो नैन्सी वो उसने हॉकिंस का न्यूज़पेपर ज्वाइन करा हुआ है, और उसके साथ उसका असिस्टेंट फ्रेड है, वो आती है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके और जोनाथन और स्टीव का एंगल भी दिखाया गया है। यहाँ पर हॉकिंस में ही स्टीव अपनी फ्रेंड रॉबिन के साथ एक स्टोर में है, जो मूवी स्टोर होता है टाइप का, वहाँ पर स्टॉक खोल रखा है, और वहाँ पर जो नैन्सी है, सॉरी जो रॉबिन और ये हैं स्टीव हैं, ये रॉबिन बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। रॉबिन एक लड़की को पसंद करती है, बट उसको बता नहीं पाती, तो ये सारी कन्वर्सेशंस आपस में दिखाते हैं। ये लोग बार बार कहते हैं कि हम दोनों का एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, दोनों का काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। देन इधर नैन्सी फ्रेड के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है कि क्या हुआ था, क्योंकि वो अपने न्यूज़पेपर में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ चाहती है, और उसके अंकल से कांटेक्ट करती है, एडी के अंकल से कांटेक्ट करती है, उसको समझाती है। देन वो बोलते हैं कि एडी का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का वो तो मतलब इतना ज़्यादा इस तरीके का डार्क नहीं है, या बच्चा ही है, ऑब्वियसली बात है, हाई स्कूल का स्टूडेंट है। और अब वो बोलते हैं कि इस तरीके के केसेस मैंने 1959 में जब मैं छोटा था तब मैंने देखे थे। विक्टर क्रील ने इस तरीके की फैमिली में उसका मर्डर हुआ था, और फैमिली में उसने मर्डर किए थे, और विक्टर क्रील एक असाइलम में अभी है। फिर जो नैन्सी है, ये डस्टिन और उधर जो वो डस्टिन है, वो क्योंकि वो एडी के साथ होता है क्लब में, तो उसको 100% श्योर होता है कि एडी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पर्सनली जानता है, और इसीलिए वो एडी को ढूंढता है। फाइनली उस एडी मिलता है उसको, और एडी अपनी स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। पहले तो मना करता है, कहता है कि तुम मुझे पागल समझोगे, मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। फिर ये लोग बहुत ज़्यादा उसको सूद करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी बात पे विश्वास करेंगे। फाइनली जो एडी है वो स्टोरी सुनाता है कि क्रिसी और इसके साथ ऐसे हुआ था। देन वो उसको वहीं छुपा देते हैं जहाँ पर वो होता है, लेक साइड पे होता है, एंड लवर्स लेक जो दिखाई गई है इसमें होती है हॉकिंस में। वहीं पर ये एक फ्रेंड होता है जो ड्रग डीलर होता है, उसके घर में छुपा हुआ होता है। और इधर जो
नैन्सी है, इसका जो असिस्टेंट होता है फ्रेड, वो जो है जब ये लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए होते हैं तो वहाँ पर उसके साथ भी एग्जैक्टली वैसे होता है। वो नैन्सी से अलग हो जाता है, वुड्स में चला जाता है और फिर वहाँ पर उसके साथ वैसे ही चीज़ें होती हैं जो क्रिसी के साथ होती हैं। उसकी भी बॉडी उसी हालत में मिलती है रोड पे, एंड उसके भी हाथ मुड़े होते हैं, आइज़ सक्ड इनसाइड होती हैं, बॉडी बिल्कुल सिकुड़ी हुई सी होती है। तो अब क्योंकि वो उस समय जब एडी के साथ ये सारे लोग थे तब यहाँ पे हुआ था, तो ये तो फॉर श्योर हो गया। हमें तो एज अ व्यूअर हमें पता है कि एडी ने नहीं किया है, बट अब डस्टिन लोगों को भी कंफर्म हो जाता है कि इट्स नॉट एडी, इट्स समथिंग एल्स। और इधर पुलिस में भी लोगों को, जो FBI वाले हैं, उनको लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जेन कर रही है, 11 कर रही है, क्योंकि सेम टाइप की एनर्जी हो रही है, एनर्जी की वजह से चीज़ें हो रही हैं। और अब वो जो है जेन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आते हैं हॉकिंस में, सॉरी, वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर विल लोग हैं लियोनर में। और वहाँ पर क्योंकि जेन को तो वो साइंटिस्ट लेके चले गए हैं नवाडा, और यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स इन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए हैं। और जब आर्मी या मिलिट्री जब आती है यहाँ पर और वो सारे एजेंट्स को मार देती है, बस एक एजेंट बचता है और उसको लेकर आर्गॉयल और जोनाथन, विल एंड एक्सक्यूज़ मी, विल एंड माइक, वो सारे चले जाते हैं उसको एजेंट को लेके। जो एक बच्चा होता है उसको भी गोली लगी होती है और इन द एंड उसकी डेथ हो जाती है, बट वो एक पेन दे के उसकी डेथ हो जाती है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। और वो उसने बोला था कि नीना को कॉल करो। देन इस एपिसोड, इसका नाम भी उसका एपिसोड का नाम भी होता है नीना प्रोजेक्ट। और वो जो पेन होता है उसमें फाइनली ये लोग पता करते हैं, उसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक स्लिप निकलती है और स्लिप पे नंबर लिखा होता है। एंड जब वो नंबर पे कॉल करते हैं तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिससे उधर से आवाज़ आती है, तो इनको कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। एंड फाइनली वो जो डस्टिन की गर्लफ्रेंड है उसके यहाँ यूटा जाते हैं और वहाँ पर क्योंकि वो कंप्यूटर की बहुत स्पेशलिस्ट होती है, उस टाइम 86 की बात चल रही है, और उस टाइम वो हैक करके पता करती है कि ये जो नंबर है स्लिप पे, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। उनको कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। वो काफ़ी फ़नी पूरा सीन है जो वहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि वो एक फॉस्टर होम में रह रही होती है उसकी गर्लफ्रेंड, और वो काफ़ी फ़नी सीन है। देन वहाँ से एंड हो जाता है और ये लोग वहाँ के लिए लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ तक दिखाते हैं जो ये विल है, जोनाथन है, आर्गाइल है और वो उसकी वो माइक है, ये चारों लोग वहाँ चले जाते हैं। इनकी स्टोरी यहीं तक वॉल्यूम 1 में है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। डस्टिन और लूकस, मैक्स और जो स्टीव, रॉबिन, नैन्सी, क्योंकि नैन्सी के पार्टनर की जो असिस्टेंट होता है उसकी डेथ हो गई होती है, तो सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और ये लोग पता करने लगते हैं कि हो क्या रहा है। एंड ये स्कूल काउंसिल फिर पता करते हैं कि अब हमें एग्जैक्टली पता कैसे चल सकता है कि क्या हो रहा है। तो इनको पता चलता है कि ये दोनों बच्चे, जो फ्रेड है और वो क्रिसी है, ये दोनों स्कूल काउंसलर को कंसल्ट करते थे। फिर ये लोग स्कूल में कैसे भी अंदर जाते हैं उससे चाबी चुरा कर और पता करते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तब पता चलता है कि इनको दोनों ही बच्चों को नाइटमेयर्स आते थे, हेलुसिनेशन होते थे, हेडेक होता था, नोज़ ब्लीड होता था। और जब मैक्स से पढ़ती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि इसको एग्जैक्टली वही सिम्टम्स हो रहे हैं। एंड देन शी नोज़ कि जो क्रिसी है उसको 6 डेज़ पहले हो रहा था, ये 7 डेज़ पहले हो रहा था। फ्रेड है उसको 6 डेज़ पहले हो रहा था, उसको 5 डेज़ से हो रहा है, यानी कि अब नेक्स्ट डे इसका नंबर है एग्जैक्टली अब इसके साथ भी वही होगा। और यहाँ पर मैक्स और डस्टिन मिल के जो ये कर रही है एंटिटी, तो उसको देते हैं नाम विकना का। इसमें नया मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, विकना, जो अपसाइड डाउन में रहता है और वहाँ से जो भी फ्रेजाइल माइंड्स हैं बच्चों के, टीनेज बच्चों के, उन पर कब्ज़ा करता है, उनको हेलुसिनेट करता है, उनकी ड्रीम्स में उनकी मेमोरीज़ में इन्वेड करता है, उनके वीक पॉइंट्स देखता है, उनकी रिग्रेट्स देखता है और उससे धीरे धीरे उनके दिमाग पे कब्ज़ा कर उनको अपने में मिला लेता है। इस तरीके से दिखाया गया है। उनकी बॉडी इस तरीके से डिफॉर्म हो जाती है, माइंड के थ्रू उन पे कब्ज़ा करता है और फाइनली उन बच्चों की डेथ हो जाती है।
देन अब उधर नैन्सी और जो रॉबिन है ये पता करने के लिए जाते हैं विक्टर क्रील से कि वो जब उसकी फैमिली में ये हुआ तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो कैसे बच गया, उससे विक्ना से कैसे बच गया। तो वहाँ पर भी काफ़ी दिमाग लगा के ये लोग असाइलम में एंट्री करते हैं। वहाँ के जो हेड हैं वो उनको नहीं जाने दे रहे होते हैं, तो एक बन के दूसरे कॉलेज की लड़कियां अपने सारे सीपीआईज वगैरह बढ़ा के जाते हैं और वहाँ पर पता चल जाता है, लेकिन स्टिल तब तक इनकी विक्टर से बात हो जाती है और पता चलता है, विक्टर बताता है कि जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वापस आया था तो अपने एक अंकल के घर में वापस आया था और वो घर बहुत सुंदर था, जस्ट लाइक फेरी टेल वाला घर था। इसके 2 बच्चे थे, हैरी एंड एक बच्ची थी और जो है वाइफ थी। और इसको लगता है कि वो घर जो है पजेस्ड था, उस घर में डिमोनिक प्रेजेंस थी और उसने उसकी वाइफ को मार दिया एग्जैक्टली सेम वे में, जिस तरीके से वही बॉडी वो म्यूटिलेटेड हो जाती है, आंखें अंदर चली जाती हैं, बॉडी सूख जाती है पूरी, उस तरीके से बच्ची को भी मार दिया और इसका जो बच्चा था वो कोमा में चला गया था। और ये इसलिए बच गया क्योंकि जब इसको ऐसे हेलुसिनेशन हो रहे थे तब इसको एक वॉइस आ रही थी जो इसको एंजल जैसी लग रही थी, एंजेलिक वॉइस लग रही थी और उसकी वजह से वो बच गया। जब ये लोग जाती हैं नैन्सी एंड रॉबिन वहाँ पे, तो जब साइंटिस्ट से जो हेड है वहाँ के उनसे बात कर रही होती हैं तब पता चलता है कि जो म्यूज़िक है वो हमारी ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करता है जो हमें रियलिटी से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, यानी हमारी ब्रेन के लिए हीलिंग के लिए अच्छा होता है। और जब हम म्यूज़िक कभी कभी वो म्यूज़िक सुनते हैं जो हमें हमारी अच्छी मेमोरीज़ की याद दिलाता है, जो हमें हमारी गुड पार्ट ऑफ द पास्ट में ले जाता है, तो हम रियलिटी में से कनेक्टेड रहते हैं, हम बिल्कुल उससे अलग नहीं हो जाते हैं, हम यहीं से हमें यहीं रहना पसंद होता है। सो ये चीज़ उनको एक पॉइंट मिलता है जिस पे रॉबिन ध्यान देती है और उसे लगता है कि जो म्यूज़िक बज रहा था, क्योंकि विक्टर क्रिल ने बताया जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे तो वहाँ पर एक इनका रेडियो चल रहा था और उसमें गाना प्ले हो रहा था जो जिसमें एंजल का एक जिक्र था। तो उसको लगता है कि म्यूज़िक की वजह से ही विक्टर क्रिल जो है इसी रियलिटी में स्थिर रहा। इवन उसका माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था उसकी कंपेयर टू हिज वाइफ, और जो बच्ची थी उसके कंपैरिजन में, जो बच्चा था उसके कंपैरिजन में उसका माइंड भी स्ट्रॉन्ग था और दैट टू म्यूज़िक प्ले कर रहा था, तो वो रियलिटी से बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ, कनेक्टेड रहा और फाइनली बच गया। उसके बच्चे के बारे में वो बताता है कि उसको कोमा हफ्ते भर के लिए वो कोमा में था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा विक्टर क्रिल को पता होता है। देन ये लोग वापस आते हैं और मैक्स का एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मैक्स सबको अपने लेटर्स दे रही होती है, अपने सारे फ्रेंड्स को लेटर देती है, अपनी मदर के लिए लेटर्स छोड़ती है। और लूकस जो पहले गर्लफ्रेंड थी लूकस की, ये लूकस को लेटर देती है, बट लूकस उसे कहता है कि आई एम हेयर, आई डोंट वांट योर लेटर, मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे बात करो, क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। बट फिर भी वो ओपन अप नहीं होती है और फिर वो बिली की ग्रेव पे जाती है। मुझे ऐसा लगा था कि बिली ही इसमें विकना बन के आएगा, बट ऐसा नहीं था। जो बिली ने सैक्रिफाइस की थी उसको इन्होंने वो इंटैक्ट रखा है और उसको एक अच्छा कैरेक्टर ही प्ले कराया है, उसको यहाँ पे विलन नहीं बनाया, तो बिली नहीं है विकना। फिर बिली के लिए लेटर लिखती है वहाँ पर, इवन दो ये अपनी सोल पे जितने भी बोझ होते हैं, जो गिल्ट होती है, वो रिजेंटमेंट होता है, वो सारा जो है हटा रही होती है, सब कुछ कम हो रहा होता है। इवन दो विकना बहुत पावरफुल है और उसने वो मैक्स के माइंड में चला जाता है और फिर मैक्स वही ट्रांस स्टेट में चली जाती है और ऐसा लगता है कि अब मैक्स का एंड है, वो उड़ जाती है वो ग्रेव के पास ही। अब उसके साथ डस्टिन होता है एंड वो डस्टिन होता है, लूकस होता है और स्टीव होता है। बाकी नैन्सी और रॉबिन वहीं विक्टर क्रिल के से वापस आ रहे होते हैं। फिर फ़ोन पे बताते हैं वो लोग कि जो है जिस तरीके से उन्हें कांटेक्ट करते हैं उससे बताते हैं कि म्यूज़िक ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। फिर क्योंकि ऑलरेडी मैक्स को हमेशा दिखाते हैं कि वो हेडफोन्स लगाए रहती है और हमेशा गाने सुनती रहती है, तो फिर लूकस से पूछते हैं इसका कौन सा फेवरेट गाना है, उसके कान में लगाते हैं और मैक्स एनी हाउ फाइट करके वापस आ जाती है, उसको वहाँ पे वो गाना सुनाई देता है जिससे उसको सारी मेमोरीज़, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं लूकस के साथ, जो एल के साथ उसकी अच्छी मेमोरीज़ हैं, उसकी लाइफ की जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उसको सब याद आती हैं, जिससे वो रियलिटी में इंटैक्ट रहती है। उसको समझ में आ रहा होता है कि ये रियल नहीं है, आई एम इन माई माइंड, और एक होल जैसा दिखाई देता है जहाँ से उसको बाहर वो खुद दिख रही होती है जो हवा में उड़ रही होती है, उसके फ्रेंड्स दिख रहे होते हैं और फाइनली वो
रन करती है उस होल के अंदर से और बाहर आ जाती है, ट्रांस स्टेट से बाहर आ जाती है, यानी अपने माइंड में जो उसने जो कब्ज़ा करना चाह रहा था अपनी टेलेकिनेटिक पावर से विकना, उससे बाहर आ जाती है और फाइनली बच जाती है। काफ़ी टाइम तक दिखाते हैं कि वो हेडफोन्स लगाई हुई है, उसको वो सब लोग डरे हुए हैं और हेडफोन्स लगाई हुई है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा शांत होती है। फिर उधर एल का दिखाते हैं कि वहाँ पर जो एल है, रिटर्न ऑफ पापा हो गया है। जो पापा कैरेक्टर दिखाया गया था शुरू में ही, डॉक्टर बैनर, वो यहाँ पर हैं और जिसे देखकर जो एल है वो बहुत इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि ये यहाँ पर क्यों है और वो नहीं रहना चाहती है वहाँ पर। उसको लगता है कि इसको यहाँ पर फिर उसको मिसयूज़ किया जाएगा, क्योंकि उससे लगता है कि जो पुराने टाइम में उसने इतने सारे लोगों का मर्डर किया था वो इन्हीं की वजह से किया था, एक्सक्यूज़ मी। देन धीरे धीरे फिर उसको एक मशीन होती है जिसका नाम नीना था, उसमें रखते हैं और उसको इस तरीके से ले जाते हैं, सारी ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं। इस तरीके से उसको उसकी ब्रेन की जो उसने अपनी मेमोरीज़ दबा रखी थी ब्रेन के अंदर लेयर्स में, उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं और वो फाइट कर रही होती है स्टिल। थोड़ा एक्सट्रीमिटीज़ में उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे उसकी पास्ट मेमोरीज़ खुलती जाती हैं और पता चलता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और एल अपनी मेमोरीज़ में अब इस समय की स्टेट में जाती है और पता चलता है कि उस समय भी उसके साथ बहुत बुली होती थी। पापा जो है, जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिनको पापा कहती है, वो इसको काफ़ी फेवर करते थे। वो जानते थे इसके अंदर बहुत अच्छी पावर है, बट वो सही से उसको यूज़ नहीं कर पा रही है और फेवर करने की वजह से बाकी सारे बच्चे उसको स्टूपिड समझते थे। एग्जैक्टली सेम दिखाया गया है, जैसे स्कूल में इसकी बुलिंग होती थी वैसे वहाँ पर भी इसकी जो वो सारी जगह थी वहाँ पर भी वो सारे बच्चे इसकी बुलिंग करते थे एंड मारते भी थे और ये कंप्लेन नहीं करती थी। देन पापा को पता चल जाता है और वो लोग कुछ बच्चों को पनिश करते हैं। वहाँ पर एक नर्स होता है जो ऐसा लगता है बहुत सिंपैथेटिक है, बहुत ज़्यादा मतलब एल को पसंद करता है और वो उसको यहाँ से हटाना चाहता है। उसको लगता है कि पापा उसके साथ अच्छा नहीं भी वो कर रहे हैं, ये सारे जो चीज़ हो रही हैं, लोग बुली कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ये सब वही करवा रहे हैं। और उसकी कान जिसको कहते हैं भरता रहता है हर समय। मुझे स्टार्टिंग में ही वो कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था और ऐसा बट दिखा ऐसे रहे थे कि वो बहुत सिंपैथेटिक है और वो चाहता है कि एल यहाँ से निकल जाए, उसकी हेल्प कर रहा होता है। उसको टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहता है कि ये सब चीज़ें वही करवा रहे हैं और इसको एक पाथवे दिखा देता है कि ये जगह है, यहाँ से तुम निकल जाओ। तो वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहता है मेरे पास ट्रेसर लगा हुआ है और मैं नहीं यहाँ पर जा पाऊँगा, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो तुमको ट्रेस कर लिया जाएगा। इस तरीके से दिखाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, एक छोटा बच्चा है, वो कहेगा कि मैं उस चीज़ को जिसके अंदर पावर है चीज़ों को मूव करने की, वो उसने बोला कि मैं अपनी माइंड पावर से वो निकाल देती हूँ। और जैसे ही उसके निकलता है वो जो ट्रेसर लगा होता है, जो भी उसने उसको बताया वो ट्रेसर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक मशीन है जो उसकी पावर को सप्रेस कर रही थी, उसको कंट्रोल कर रही थी, जो डॉक्टर बैनर ने लगाई थी। एंड जैसे ही वो निकलता है उसकी वो अपने असली रूप में आ जाता है और पता चलता है कि वो वन है। क्योंकि कभी भी जब वन की बात होती थी लोग पूछते थे कि वन कौन है, तो पापा बात टाल देते थे, बट डॉक्टर बैनर। एंड जब उसको पता चलता है कि ये वन है और वो बहुत पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा साइकोटिक भी है, साथ ही में सबको जो भी आते हैं गार्ड्स वगैरह उसको पकड़ने के लिए, सबको मार देता है एंड बच्चों को इवन मार देता है। और जब एल आती है देखती है तो बहुत शॉक हो जाती है, उसको समझ में आता है कि ये उसको यहाँ पर जो है मिसयूज़ किया गया है, उसको बहकाया गया है, इसने इसका यूज़ किया है और उसको अपोज करती है। साथ ही साथ उधर जो है जब ये लोग धीरे धीरे और पता करते चलते हैं, डस्टिन और लूकस, स्टीव, नैन्सी और रॉबिन और एडी। अब एडी भी, क्योंकि वो जो बास्केटबॉल कैप्टन था जेसन, उसकी गर्लफ्रेंड थी क्रिसी और वो मर गई थी और वो सोचता है कि एडी के ट्रेलर में ही वो मरी है, तो एडी ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी डेथ के लिए। और वो साइकोटिक, जैसे मिडनाइट मास में एक बेव का वो दिखाया गया कैरेक्टर कि वो बस अपनी बात मानती है, उसको लगता है कि वही सही है, वही परफेक्ट है। एग्जैक्टली जेसन का कैरेक्टर भी वैसे दिखाया गया है, उसको लगता है वो जो सोच रहा है वो सही है। और ये कल्ट को बिलोंग करता है एडी, और ये एक वेसल है जिसके थ्रू डीमन अपना काम करा रहा है और इसी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को उसने मार दिया है। और वो
बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ है। एंड उसको पता चल जाता है कि ये सारे लोग, वो उसके घर पे जाता है उसके लूकस के, और उसको पता चल जाता है कि ये सारे लोग एक साथ हैं, और एडी की लोकेशन भी पता चल जाती है। बहुत सारी लोकेशंस उसने लिख रखी होती है, जिसमें एक जगह एग्जैक्टली वो भी होती है जहाँ पर वो लोग थे, और जिसकी वजह से ये सब, ये साथ जेसन के जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें भी एक जो बच्चा था बास्केटबॉल का प्लेयर, उसको भी उसी तरीके के हेलुसिनेशन हो रहे थे और वो किसी को बता नहीं रहा था। देन जब ये एडी के पीछे जाता है उसी लेक में, और एडी जो है उससे भाग जाता है सेश, वहाँ पे एक वो रखी होती है नाव, बोट टाइप की, और उससे भाग रहा होता है लेक में, और जेसन उसका तैर के पीछा कर रहा होता है। और ये जो है, जो उसका फ्रेंड है जिसको हेलुसिनेशन आते हैं, वो भी इसके साथ होता है, और फिर उसके सामने ही वो उड़ता है। वही सारी म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी होती है, मतलब बेंड होती है बॉडी, आँखें सक हो जाती है अंदर, बॉडी सूख जाती है। एग्जैक्टली वैसा बहुत ही अजीब सा सीन दिखाते हैं। वो इसके सामने होता है, स्टिल वो बिलीव करता है कि एडी ने ही किया है, और एडी किसी भी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर एक्चुअली जो डस्टिन लोग हैं, डस्टिन का पूरा ग्रुप है, ये विक्टर क्रील के घर में गया होता है, क्योंकि मैक्स जब वो एक्सपीरियंस किया था, जब वेक्ना उसको अंदर उसके माइंड में कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, तब मैक्स ने कुछ बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें देखी थी जिसको कनेक्ट करती है नैन्सी, और उसको पता चलता है कि ये वो घर है जो विक्टर क्रील ने बताया था। और ये सारे लोग उस समय एक्चुअली गए होते हैं विक्टर क्रील के घर में, और वहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि लाइट्स जलती हैं जब वो वेक्ना आता है, वेक्ना की प्रेजेंस में लाइट जलती है, लाइट्स के थ्रू, वही लाइट्स वाला जैसे पुराने सीज़न में बताया था। तभी यहाँ पर एडी अकेले होता है, और फिर एडी भाग जाता है, और ये लोग वहाँ से कुछ पता करके आते हैं घर के बारे में, और एडी के पास फिर पहुँचते हैं। फाइनली ये सब एक साथ होते हैं, और इन्हें पता चलता है कि जब जो है वो जहाँ से हुआ था, जहाँ पर चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ये किल करता है, अपनी वो करता है, बॉडी क्लेम करता है, लोगों की लाइफ क्लेम करता है, वहाँ पर वो बन जाता है, एक पोर्टल बन जाता है, और उस पोर्टल से जो है जाया जा सकता है। वो दोनों वर्ड कनेक्ट हो रहे होते हैं। फिर ये जो नैन्सी है, स्टीव है, एडी है और रॉबिन है, ये चारों लोग बोट पे जाते हैं वो लेक में, और वो स्टीव है डाइव करता है, बाकी तीनों को छोड़ देते हैं वहाँ पर। तब तक वहाँ पर घर की साइड में जो पुलिस ऑफिसर, जेसन सबको भड़का देता है, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह और सारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत भड़क जाते हैं, और इधर इनके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे होते हैं घर की छानबीन करके कि बच्चे कहाँ गए। और क्योंकि ये छोटे थे, डस्टिन, लूकस एंड मैक्स, इसलिए बाकी 4 लोग इनको नहीं ले जाते हैं, इनको लेके किनारे ही छोड़ देते हैं। वैसे भी बोट में इतनी जगह नहीं होती, और स्टीव डाइव करता है, अंदर जाके देखता है कि वहाँ पर रेड जो है लाइट ऊज आउट कर रही है, कुछ हो रहा है वहाँ पे पोर्टल जैसा, और जबकि मना किया गया था कि अंदर नहीं जाना, तब भी ये अंदर जाते हैं, चला जाता है स्टीव, और वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स, बैट टाइप के, बड़े बैट टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स होते हैं जो उसको खींच लेते हैं, उसको काटने लगते हैं। ऐसा लगता है वो गार्ड कर रहे हैं उस जगह को। और जो नैन्सी है वो भी जब नहीं वापस आता है, स्टीव आप वापस आ गया होता है, फिर से खींच लेते हैं उसको, तो नैन्सी तुरंत कूद जाती है साथ ही में। फिर रॉबिन भी जाती है, एडी का मन नहीं होता है, उसको भी जाना पड़ता है। फिर ये लोग जाके वहाँ बचाते हैं, नीचे अपसाइड डाउन में पहुँच जाते हैं, और उनको पता चलता है। फिर नैन्सी बोलती है कि बहुत सारे बैट्स आ गए होते हैं, ये लोग वुड्स में रन करते हैं। फिर नैन्सी बोलती है ऐसा करते हैं, मैं अपने घर, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेप्लिका है ऊपर की, तो हम लोग अपने घर जाते हैं, और वहाँ पर मेरे पास गन रखी हुई है। लेकिन जब ये अपने घर पहुँचती है तो पता चलता है यहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि ये जो अपसाइड डाउन है, यहाँ पर जब विल को गारगोयल्स ने वो किया था, गारगोयल्स नहीं, आई एम सॉरी, डेमीगॉर्गल ने वो किया था, अपसाइड डाउन में ट्रैप किया था, उस टाइम में ये अपसाइड डाउन फंसा हुआ है, उसी जगह पर है, उस टाइम लाइन में है, उसके आगे इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। फिर ये लोग, इनको पता चलता है कि जो लाइट्स, जब ऊपर लाइट्स लगी होती हैं तो नीचे एक डस्ट टाइप की उड़ रही होती है, और उसको ये चेंज कर सकते हैं, उससे मैसेज भेज सकते हैं। अब क्योंकि नैन्सी के घर में होते हैं, और नैन्सी घर में ही सारे जो पुलिस वाले हैं वो डस्टिन और उसको लूकस एंड मैक्स को पकड़ के ले गए होते हैं, क्योंकि वो ढूंढते ढूंढते सब लोग आ गए थे, और वो लोग लेके किनारे मिल गए थे, उनको पकड़ के ले गए होते हैं। और वहीं पे सारे पेरेंट्स, पुलिस एंड वो बच्चों का ले रहे होते हैं, इंटरोगेशन कर रहे होते हैं कि कैसे तुम वहाँ थे, क्या हुआ था। और एरिका जो उसकी सिस्टर है,
लूकस की, वो बहुत क्यूट कैरेक्टर है, वो और इंटेलिजेंट भी दिखाई गई है। सो लाइट में ये लोग चेंज करते हैं और जिससे ऊपर जो लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक कर रही होती हैं और एसओएस का मैसेज भेजते हैं जो एरिका देख लेती है। और अब फिर इनको पता होता है कि ये लाइट से उनसे बात कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे वो कुछ लाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ लाते हैं और उनसे ये लोग काफ़ी मैसेज नीचे से उसी लाइट जो डस्ट उड़ रही होती है, गोल्डन डस्ट, उसमें लिखते हैं, सारे मैसेज ऊपर पहुंचते हैं। ये लोग कहते हैं उसी होल से वापस आ जाओ जहाँ से जो लेक वाले हैं, तो बोलते हैं वो गार्डेड हैं। और इसका लेकिन इनको ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ भी किल हुई थी वहाँ पर इस तरीके का पैसेज बना हुआ है। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग ट्रेलर में जाएंगे एडी के, जहाँ पर फर्स्ट विक्टिम उसने लिख किया था अपना, क्रिसी की डेथ जहाँ हुई थी। और ये लोग बाइक्स लेके, क्योंकि उस टाइम लाइन में तो बाइक हैं, बाइक्स जो हैं उनको लेके वहाँ जाते हैं नीचे। और डस्टिन, लूकस एंड मैक्स भी तब तक उधर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो पोर्टल बना होता है उसको वो लोग तोड़ते हैं एंड वहाँ पर कर्टन्स डालते हैं या फिर बेडशीट्स होती हैं उनकी रस्सी बना कर डालते हैं और ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं। सो सबसे पहले रॉबिन चली जाती है, देन एडी जाता है, फिर नैन्सी जा रही होती है। और अभी तक ये सस्पेंस में था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा, कौन नेक्स्ट विक्टिम है उसका। फिर पता चलता है जैसे नैन्सी जा रही है वो अपने ट्रांस में चली जाती है, ऊपर वो गई भी नहीं होती है, वो ट्रांस में जाती है, वो उसी में चली जाती है अपने माइंड में ही। और वहाँ पर वेक्ना का नेक्स्ट टारगेट वो होती है नैन्सी। और नैन्सी के बारे में वेक्ना अजीब अजीब चीज़ें बोलता है, बारबरा की याद दिलाता है और बहुत सारी चीज़ें उसको जो गिल्टी लगती थी, उसको जो लगता था कि उसने गलत करी है, वो सारी चीज़ें उसको याद दिलाने लगता है। और अपने माइंड में ही जो है वो नैन्सी चलने लगती है। फिर उस जगह पे पहुंच जाती है जो विक्टर क्रील का घर था, उसके अंदर चली जाती है और फिर वहाँ से विक्ना अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। एंड सेम टाइम पे ये चीज़ दिखाते हैं कि जो जेन है वो जो है उसको जो वन था, जो नर्स था, जो जिसने जो बाद में पता चलता है कि वो नंबर 1 है, वो उससे बात कर रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया और मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगी, ऐसा क्यों किया। तो ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे चल रही होती हैं और यहाँ पर जो वेक्ना है वो अपनी कहानी सुनाने लगता है और बताता है उसको कि नैन्सी को कि मैं विक्टर क्रील का जब हम अपने फादर के साथ, हम सब अपनी फैमिली के साथ, मैं अपने फादर के साथ आया था इस हाउस में एंड सब मैं बहुत डिफरेंट बच्चा था, सब लोग सोचते थे मैं बहुत वियर्ड हूँ एंड मेरे फादर तो इतना डम थे, उनको लगता था कि यहाँ पर दूसरे लोग कुछ अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मरे हुए जानवर मिल रहे हैं यहाँ पर और बहुत अजीब अजीब सी उनको नाइटमेयर्स आ रहे थे, वो सब मैं कर रहा था। मेरे अंदर सब चीज़ की पावर थी, मैं बहुत डिफरेंट बच्चा था और मैं इन लोगों के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं कि बस खाना पीना सोना है और इस तरीके से रिप्रोड्यूस करना है, सबकी लाइफ को एक ही पैटर्न में बांध दिया है, मुझे ये पसंद नहीं है और इस तरीके की लाइफ पसंद नहीं, मुझे वीकलिंग्स पसंद नहीं है। और सबके अंदर ये जो लोग बाहर से बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, ये अंदर से कैसे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही पावर होती है, क्योंकि वो जो टेलीकाइनेसिस की पावर होती है वो माइंड के अंदर इन्वेड कर जाता है, लोगों की मेमोरीज़ में चला जाता है और पता करता है कि लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। और थोड़ा साइकोटिक और वियर्ड कैरेक्टर भी दिखाया है। वही जो है पहले वो धीरे धीरे अपनी जिस तरीके से सिद्धि करते हैं उस तरीके से वो मेडिटेट करता था अपने एटिक में और उस एटिक में मेडिटेट करते करते फिर वो अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था। और क्योंकि वो बच्चा ही था और दूसरे जो जानवर हैं उनके मेमोरीज़ में चला जाता था, उनको मार देता था अंदर से, उनके ब्रेन पे कंट्रोल करके और धीरे धीरे जो है ह्यूमंस पे भी वो उसने शुरू किया। उसकी मदर को इस बारे में पता चल गया था, फादर तो डिमोनिक प्रेजेंस समझते थे बट उसकी मदर ने इस चीज़ सेंस कर ली थी कि ये जो बच्चा है ये बहुत वियर्ड है और इसका कनेक्शन है कुछ जो ये जानवरों की आसपास डेथ हो रही हैं, जो घर में इतनी सारी क्योटिक चीज़ें फैली हुई हैं, जो हम सब लोगों को रात में नाइटमेयर्स आते हैं, जो हम लोग अपनी पास्ट चीज़ नहीं भूल पाते हैं, तो ये शायद इस बच्चे से कुछ रिलेटेड है और वो जान गई थी ऐसा।
और जिसकी वजह से एक रात में क्या होता है कि जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, विक्टर क्रेल, उसकी वाइफ, दिस हैरी एंड वो उसकी सिस्टर, तब ये अपनी मदर को एग्जैक्टली उसी तरीके से ब्रेन में मेमोरीज़ में जाके अंदर अपनी पावर से उसी तरीके से मार देता है और अपने सिस्टर को भी मार देता है। बट म्यूज़िक चल रहा होता है और उसका फादर थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये अपने फादर को नहीं मार पाता है, क्योंकि म्यूज़िक से वो रियलिटी में कनेक्टेड था, साथ ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, स्ट्रॉन्ग माइंड था उसका। तो जब ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रहा था तो इसके ऊपर बाउंस बैक हो जाती है, इसके लिए टू मच होता है टू डू दैट, और ये खुद बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है, जिसकी वजह से विक्टर क्रिल बच जाता है। एंड जब आगे की स्टोरी बात की है, जो जेन के साथ पता चलती है कि ये एक हफ्ते के लिए कोमा में था, इसके फादर को ऐसा लगता है कि ये मर गया था, लेकिन इसको डॉक्टर बैरन उसके पास भेज दिया गया था, डॉक्टर के पास, जिनको पापा कहते हैं। एंड वो जो है इसको उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, बट ये एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर टाइप का था और ये अपनी पावर को बैड तरीके से यूज़ करता था, जिसको कंट्रोल करने के लिए इसके वही जिसको ये ट्रेसर कहता है वो लगा दी गई थी चिप। एंड और ये अपनी पावर्स को अब उतने तरीके से नहीं यूज़ कर सकता, और इसने जेन का मिसयूज़ किया, एल का मिसयूज़ किया और उससे अपनी वो चिप निकलवाई। एंड अब वो फुल ऑन पावर यूज़ कर रहा है। ये वही बच्चा है, विक्टर क्रिल का बच्चा ही विकना है, वही 001 है। तो फिर जब ये पता चलता है उसको, जेन को, वो उसको अभी विकना नहीं बना है, जब उसको पता चलता है कि ये वही है 001 है और इसने सारे बच्चों को मार दिया है, जेन बहुत गुस्सा हो जाती है। वो इसके ऊपर वही जो अपनी एनर्जी का यूज़ करती है, इसको उसमें भेज देती है, अपसाइड डाउन में भेज देती है और उसी टाइम जोन में वो कर देती है, कैद कर देती है। और ये वहाँ चला जाता है, दिखाते हैं कि जब ये अपसाइड डाउन में जाता है तब वहाँ पे इसके ऊपर बिजली गिरती है, रेड कलर का दिखाता है शाइनिंग, और जिससे इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से धीरे धीरे ये बहुत डिमोनिक और ह्यूमनॉइड डीमन जैसा बन जाता है। और यहाँ पर बी हाइव टाइप का दिखाया गया है, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो बैट्स दिखाए गए हैं वो भी कनेक्टेड हैं, जो वाइन्स दिखाई गई हैं वो भी कनेक्टेड हैं, वो विकना से कनेक्टेड हैं। और माइंड फ्लेयर का भी यहाँ पे नाम आता है, जब डस्टिन लोग बात करते हैं कि माइंड फ्लेयर जो है वो लोगों को अपसाइड डाउन वो रूल करता है, तो उसने ही डेमी गॉगन्स को भेजा था। अब शायद वो विकना को यूज़ कर रहा है, उसको भेज रहा है, अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है। और इस तरीके से विकना बना, यानी कि जो विक्टर क्रिल का बच्चा था, सन था, जो 001 था, वही विकना है जिसको जेन ने अपसाइड डाउन में भेज दिया है। देन वो वहीं से लोगों, क्योंकि उसके अंदर सेम पावर है जो जेन के अंदर है, और उससे वो लोगों के माइंड को इन्वेड कर सकता है, उनके मेमोरी जोन में जा सकता है, तो वहीं से लोगों की मेमोरी में जाता है और लोगों को जो भी फ्रेजाइल माइंड्स होते हैं, जैसे वो बिलीव करता था, वो टाइम जो क्लॉक बनाई जाती है, इसमें ग्रैंडफादर क्लॉक भी दिखती है, जो बड़ी सी क्लॉक नहीं होती है जो टिक-टॉक वाले पोएम्स में आती है, जो बच्चों के हिकरी डिकरी डॉग वाली पोएम्स में आती है, वो वाली क्लॉक भी लोगों को दिखाई देती है हेलुसिनेशन में। इसका मतलब होता है कि लोगों ने जो टाइम बनाया, जो सेकंड्स बनाए, जो मिनट्स बनाए, ये मैन मेड हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्यों चलें, यानी कि जो लोगों ने सेट ऑफ रूल्स बनाए हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, डे इन डे आउट हम वही नहीं करेंगे, डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं लोग, इसकी ये प्रॉब्लम थी। तो वो क्लॉक भी दिखाई देती है लोगों की। और इस तरीके से वॉल्यूम 1 का एंड होता है। अभी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी छूटी हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर किसी तरीके से जो जॉयस लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके पास वो जो हॉपर है उसके पास, एक्चुअली हॉपर निकलने वाला था, लेकिन यूरी बीच में डिच कर देता है, जो मीडिएटर था, जिसको एंसो ने मीडिएटर के लिए रखा था, जो पैसा रिसीव कर रहा था, वो डिच कर देता अलास्का में, और वो रशियन जो कॉमरेड्स हैं उनको बता देता है कि मेरे पास अमेरिकन्स हैं और मुझे और पैसा दो, मैं ये अमेरिकन्स को तुम लोग को दूंगा, और तुम्हारे यहाँ एक गार्ड है जो वो कर रहा है, आप लोग को बीच में स्निच कर रहा है, मोल है। वो एंजो का भी पता बता देता है, वो जॉयस और मरे के बारे में बता देता है, बट जॉयस और मरे एनी हाउ कुछ यूज़ करके, यहाँ पर बहुत कॉमेडी सीन्स हैं, दिखाकर
जो है यूरी को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, और जो मरे है वो यूरी बनकर उसी जेल में जाता है जहाँ पर वो बंद है। एंड वो जो रशियन गार्ड है वो, और हॉपर बंद है। यहाँ पर हॉपर को एक स्पिरिचुअलिटी क्राइसिस होने लगती है, उसको लगता है कि वो कर्स्ड है, और वो जिस भी चीज़ में जाता है वो चीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाता है पास्ट लाइफ की, कि किस तरीके से वो 18 ईयर्स का था तो वॉर में काम करने लगा था, और उसकी वजह से जो है उसकी जीन्स में डिफेक्ट आ गया था, जिससे उसकी जो उस समय जो भी बच्चे वहाँ से बॉर्न होते थे वो सारे डिफेक्टेड होते थे, और उसकी बच्ची भी इसी वजह से डेथ हो गई थी। तो वो बहुत स्पिरिचुअलिटी क्राइसिस में आ जाता है, बट जब जॉयस उसको बचाने के लिए जाती है तो फाइनली उसको अच्छा लगता है। और वहाँ पर हो क्या रहा होता है कि ये रशियंस जो हैं एक डेमीगॉर्गल को पकड़े हुए हैं, और उससे लोगों को फीड कराते हैं, वहाँ पे गेम खिलाते हैं, उसको टेम करना चाहते हैं, और अपने जो प्रिजनर्स हैं उनको उसके सामने भेजते हैं। उसमें एक ये हॉपर भी होता है, फिर एनिया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जॉयस बचा लेती है हॉपर को, और सीन वहीं रुक जाता है। बहुत ही ड्रामेटिक और कॉमेडी वो जो टाइम स्टोरी लाइन चलती है जॉयस, हमारे यूरी, एंजो, हॉपर की, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी ड्रामेटिक लगी है मुझे, बट इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, बट कॉमिक एलिमेंट्स भी बहुत सारे थे, थोड़ी ड्रामेटिक थी। सो दैट्स इट, अभी तक वॉल्यूम 1 में इतना ही दिखाया है, एंड वेटिंग फॉर द वॉल्यूम 2। सारे एपिसोड्स बहुत लंबे थे इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बट अगर आपको स्टोरी जाननी है तो सारी स्टोरी यही है। सो दैट्स इट, बाय बाय।